तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो पे आप लोग को झारखंड पॉलिटेक्निक पर जो आप लोग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से केमिस्ट्री का भी ले आया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का आप लोग को 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है वो एज इट इज आप लोग करवा दिया हूँ, और साथ ही बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं वो देखने के बाद आप लोग बोलने लगे कि जल्दी जल्दी केमिस्ट्री, मैथ एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी करवाई, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी कम है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, जो कि मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग समझाऊंगा। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को जो देखने को मिलेगा 2023 में भी, ठीक है। तो ये देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका को समझना हो, किस तरह से क्वेश्चन उसमें फ्रेम किया जाता है। तो ये आप लोग किस तरह से समझ सकते हैं, ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से पूछा गया। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 51, जिसमें कहा गया है इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर बतलाता है। तो देखिए ये चीज़ मैं हिंदी में ही आप लोग समझाता, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मेरे इस चैनल को हिंदी मीडियम वाले ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश की ओर नहीं चलते, लेकिन फिर भी इंग्लिश कहीं कहीं जो है मैं बोल देता हूँ। तो इनमें से कौन जो बोल रहा है कि चीनी की घुलनशीलता मतलब कि जो शुगर है उसका सोलिबिलिटी को दर्शाता 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो जो शुगर है मतलब कि ये सुक्रोज भी बोल सकते हैं, सुक्रोज जो होता है वो आप लोग का जो पानी में है मतलब कि वो घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब कि सोल्यूबल होता है, सोलिबिलिटी होता है जो कि वाटर में, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक सुक्रोज का ही एक तरह का टाइप्स ऑफ सुक्रोज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोला जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये इसका सोलिबिलिटी कितना बताता है। तो इसका आंसर जो आप लोग को 204 ग्राम के लगभग होता है, ठीक है। इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री बताता है, तो 204 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को याद रखना होगा, आगे भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 52 इनमें से कहा जा रहा है, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक है रासायनिक। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आप लोग को सारा कुछ आप लोग उसी टाइम समझा देते हैं जिस टाइम आप लोग क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन के द्वारा ही आप लोग सारा कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इसमें मैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी बताऊंगा और भौतिक परिवर्तन के बारे में भी, दोनों क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें से आप लोग का जो है किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब कि वो किसी, मान लीजिए किसी एक चीज़ में वो चेंज तो हो जाता है, लेकिन फिर उसको हम लोग उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, H2 है, वाटर है, ठीक है। इसको यदि हम लोग जमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइस में चल जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है। जमाने पर आइस बन जाएगा। लेकिन इसको क्या, आइस को फिर पिघलाएंगे तो फिर से तो वाटर बन जाएगा। मतलब कि जिस फॉर्म में ये ऑलरेडी था उसी फॉर्म में फिर से हम लोग ले आए इसको। पहले जमाए तो ये आइस बन गया, न्यू फॉर्म बन गया आइस, ठीक है। लेकिन फिर आइस को पिघाल दिए तो क्या हो गया, वाटर ही हो गया। तो ये न्यू फॉर्म से फिर हम लोग उसी फॉर्म में आ गए जो कि ओरिजिनल फॉर्म था, वाटर से वाटर में ही आ गए। मतलब इसको कहा जाता है, ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, जो कि उसकी अवस्था में चेंज नहीं होता, फिर अवस्था में चेंज होता है लेकिन फिर से हम लोग उसी अवस्था में ला सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसका ऑपोजिट, हम लोग उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, उसी अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, मान लीजिए इसको हम लोग जला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जलाने पर राख बन जाएगा। तो ठीक है, राख बन गया। तो लकड़ी को जलाने पर राख बन दिया गया, क्या फिर से राख को हम लोग किसी भी तरीके से लकड़ी बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। राख को किसी भी तरह से यदि लकड़ी बना लेते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है, लेकिन राख को किसी भी तरह से हम लोग लकड़ी वापस नहीं बना सकते। इसलिए रासायनिक परिवर्तन मतलब कि एक बार ये चेंज हो गया तो वापस उसी अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा, तो लोहा का पिघलना, देखिए लोहा को यदि पिघाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो लोहा ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो चांदी बन जाएगा, तांबा बन जाएगा, कुछ भी और चीज़ बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना, जंग लगने से ये थोड़ी है कि वो कुछ और बन जाएगा। तो जंग लगना मतलब एक रासायनिक होता है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें होता है लोहा में जंग लगना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के द्वारा हम लोग छाट सकते हैं। लोहा छड़ को मोड़ना, लोहा छड़ को यदि मोड़ देंगे तो वो तो लोहा ही रहेगा। तो इसमें एक से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लोहा का पिघलना लोहा रहेगा, लोहा छड़ को मोड़ना भी लोहा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, लोहा में जंग लगना। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये भी होगा ये भी होगा, तो यानी एक से अधिक आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, लावाजियर, ठीक है। लावाजियर के द्वारा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया गया था लावाजियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। देखिए ये चीज़ जो है हिंदी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत लिखा गया। यदि जल में बोल रहा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो ये तो 1:2 दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछा गया। 1:2 तो किसी ऑप्शन में नहीं, ये चीज़ नहीं पूछा गया। इंग्लिश से इसको हम लोग कर सकते हैं, इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास। देखिए मास पूछा जा रहा, जो अनुपात है वो द्रव्यमान का पूछा जा रहा, लेकिन यहाँ द्रव्यमान कहीं नहीं लिखा होगा। तो आप लोग इंग्लिश को ही प्रीफर कीजिएगा जब यहाँ कुछ कन्फ्यूजन रहेगा। तो देखिए सबसे पहले जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 2 है एंड ऑक्सीजन जो है 1 है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से जो है वाटर बनता है, यानी जल बनता है। तो यहाँ पर बताइए पहले क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा, उसके बाद हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो बताइए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना, 1:2 है। देखिए ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। तो ये तो नंबर ऑफ
मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं एटम का मतलब अनुपात निकाला है कि नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, लेकिन हम लोग को मास का रेशियो पूछा जा रहा है। तो मास का रेशियो क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताइए, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। और बताइए दो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, दो ही होगा। तो इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा 8:1। आई होप आप समझ गए 8:1 किसमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 55 की ओर चलते जिसमें कहा जा रहा 12 ग्राम मैग्नीशियम तथा 16 ग्राम सल्फर परमाणु का मोल अनुपात है। तो देखिए सबसे पहले इसमें इस तरह जब भी दिया हो रहेगा तो मोल अनुपात ही पूछ रहा है, तो मोल अनुपात ही आप लोग को निकालना है। वैसे सबसे पहले कुछ भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग मोल को ही निकालते हैं, ठीक है। इसमें तो मोल ही पूछा जा रहा है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अभी बताऊंगा कि आप लोग सबसे पहले मोल ही निकालना पड़ता है। तो देखिए 12 ग्राम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 ग्राम है, एंड आप लोग का जो है सल्फर 16 ग्राम है, सल्फर जो है 16 ग्राम है और मैग्नीशियम 12 ग्राम है। तो बताइए मोल निकालिए, मैग्नीशियम का मोल कितना हो जाएगा, उसको N1 मान लेते हैं। N1 जो है मैग्नीशियम का नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो मोल क्या होता है बताइए, मोल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये चीज़ आप लोग पढ़े हैं। मोल क्या पढ़े हैं, गिवन मास मतलब दिया हुआ द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, यही पढ़े हैं ना। तो बताइए दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है, तो 12 हो गया। एंड आप लोग का इसका मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है बताइए, एटॉमिक मास 24 होता है। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 हो गया, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो वो N1 क्या हो गया, N1 हो गया 0.5, मतलब कि ये जो N1 किसका मोल था, मैग्नीशियम का। अब मोल ऑफ सल्फर निकालते हैं तो उसको N2 मान लेते हैं। तो क्या होगा, गिवन मास कितना 16 ग्राम एंड मोलिकुलर मास कितना होगा 32। इसका भी कैलकुलेट कीजिए तो ये भी 0.5 ही आ रहा है, मतलब कि N1 इक्वल टू N2 आ रहा है। तो इसका अनुपात लीजिएगा तो क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है। अनुपात लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। N1 डिवाइडेड बाई N2 पूछा जा रहा है। तो बताइए 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 कीजिएगा तो क्या होगा 1 ही तो होगा ना। 1 को क्या लिख सकते हैं अनुपात के तौर पर 1:1। तो 1:1 किसमें, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए मैंने बताया ना, इसमें कहा जा रहा है इनमें से किसकी परमाणु की संख्या महत्तम होती है। कुछ भी पूछा जाए सबसे पहले हम लोग को मोल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मोल। यहाँ पर पूछा जा रहा है परमाणु की संख्या किसमें ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग मोल के साथ हम लोग खेलते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें मोल निकालिए। पहला ऑप्शन में मोल कितना होगा बताइए, यहाँ पर मोल कितना होगा 18 ग्राम H2 है, तो 18 डिवाइडेड बाई H2 का मोलर मास कितना होगा, ये भी 18 होगा। मतलब कि यहाँ पर अब साइड में मोल लिख देता हूँ, या फिर छोड़िए ऑप्शन ए में मोल क्या आया 1 आया, तो 1 आया ना। तो मोल को हम लोग जब Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अवोगाड्रो संख्या से जब मल्टीप्लाई कर देते थे तो वही चीज़ जो है हम लोग को दिखाता है कि कितना परमाणु संख्या है, या फिर एटम, ये आप लोग परमाणु संख्या पूछ देगा या फिर एटम की संख्या पूछ देगा, आयन की संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग Na से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल के साथ। मोल में Na से मल्टीप्लाई करने पर वो परमाणु की संख्या हम लोग को दे देगा। तो मोल निकल गया 1, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, ये तो Na ही आया। मतलब कि Na जो है, जैसे ऑप्शन 1 में जो है नंबर ऑफ परमाणु कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, Na हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले मोल निकालिए 18 ग्राम O2, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 ग्राम O2, 18 डिवाइडेड बाई इसमें सबसे पहले मोल निकालना, तो O2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 18/32 9/16, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया। ऑप्शन सी चेक कीजिए, ऑप्शन सी चेक कीजिएगा तो 18 डिवाइडेड बाई इसका होता है 44, ठीक है 44, यानी 9 डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 22 इंटू Na हो गया। नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब डी में देखिए, डी में क्या गया है 18 ग्राम CH4, तो 18 ग्राम CH4 का कितना होगा आप लोग का 16 होगा, यानी कि ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 8 Na, 9 डिवाइडेड बाई 8 Na। अब बताइए किसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को दिख रहा है, देखिए आप लोग डिवाइड कीजिएगा, ये तो Na है, हमको तो सबसे ज़्यादा यहीं पर दिख रहा, क्योंकि डिवाइड नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक से ज़्यादा होगा। Na तो सब में मल्टीप्लाई है ना, तो Na का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जानते हैं ना, ये चीज़ कोफिशिएंट होता है। Na का कोफिशिएंट जिसमें ज़्यादा होगा वही चीज़ सबसे मैक्सिमम होगा। ये तो आप लोग डिवाइड से भी देख सकते हैं, यहाँ 1 Na है, लेकिन यहाँ डिवाइड कीजिएगा ऑप्शन डी में तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग Na, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग Na होगा, मतलब कि 1 से ज़्यादा Na है। समझ रहे हैं ना, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आप लोग बता देता हूँ, सब कुछ तो आप लोग बता ही दिए वैसे। और ये दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन बी और डी में तो 1 से कम आएगा, 1 से कम Na आएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कम है इसलिए 1 से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 56 का, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, परमाणु होता है जो एटम होता है वो क्या होता है, क्या उसमें जो धनात्मक चार्ज होता है, मतलब कि आप लोग पॉजिटिव चार्ज होता है, या ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है, या उदासीन न्यूट्रल होता है, या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा। तो वो उदासीन होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे जो एटम है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, एंड प्रोटॉन में पॉजिटिव। लेकिन आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और वो न्यूट्रल बन जाता है, मतलब कि उदासीन रहता है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 57 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा जा रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक
नंबर आप लोग पता होना चाहिए। मैं एटॉमिक नंबर पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग कैसे याद रखना वो बताऊंगा। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है। इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं, 281, ये तो आप लोग लिखने जानते हैं, 11 हो गया ना, 281, पहला में 2 रखते हैं, फिर 8 रखते हैं, फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसको रखते हैं, ठीक है। 18 वैसे रखते हैं, तो 18 तो है नहीं, जितना है उतनी रखेंगे ना, तो इसको बोला जाता है जो लास्ट सेल में रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसी से हम लोग संयोजकता निकालते हैं, वैलेंसी जिसको बोला जाता है। यदि 4 से कम है तो वही वो संयोजकता हो जाता है, और यदि 4 से ज़्यादा है तो हम लोग 8 में वो चीज़ को घटाते हैं तो संयोजकता निकल जाता है। इसमें आप लोग का जो है वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, जिसको संयोजकता बोला जाता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। इसमें तो कहा जा रहा था सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होगा 281 किसमें, ऑप्शन ए में है, तो ए इसका जो है आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पता होगा। जो प्रथम मॉडल है परमाणु का वो जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया गया था। तो देखिए इसमें भी आप लोग का एक ट्रिक बताता हूँ, सब कुछ आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसको याद किस तरह से रखना, द गैप चेन, ठीक है, द गैप चेन, ये चीज़ याद रखना। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ याद रखने से क्या होगा। लास्ट में देखिए, ये मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है, ठीक है, लास्ट में देख लिया। अब देखिए ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन, पी मतलब होता है प्रोटॉन, एंड एन मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया, तो यहाँ पर देखिए टी एच है ना, टी एच से आप लोग याद रखिएगा थॉमसन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया, जे थॉमसन ने, ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन हो गया, पी से प्रोटॉन को खोज किसने किया, तो ये जी है, मतलब कि इसका मतलब हो गया गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन याद रखें। उसके बाद यहाँ पर एन है, एन मतलब हो गया न्यूट्रॉन खोज किसने किया, CHAI लिखें, तो इसका मतलब हो गया चैडविक। देखिए कितना इजीली याद हो गया। ई से इलेक्ट्रॉन है तो टी एच से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, जी ए से गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर CH जो है वो आपसे वो हो गया चैडविक। तो याद हो गया ना, द गैप चेन याद रखना, तीनों आप लोग कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग को हमेशा जो है याद रहेगा। बाकी बहुत कोई तो याद रख पाते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था कि गोल्डस्टीन में किया था कि चैडविक ने किया था, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन बना रहा था। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो है ये आप लोग हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन का बोला गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थॉमसन होगा, जे थॉमसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मैं भी इसी तरह से याद रखा था जब 10th में था, और अभी भी इसी तरह से याद है, ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा आप लोग को भी बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 61। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है कहलाते। देखिए जो कि एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है बताइए, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, उसको बोला जाता है आप लोग आइसोटॉप। आइसोटॉप किसमें, ऑप्शन बी में। और इसी के जगह उल्टा रहता कि परमाणु संख्या अलग रहता और द्रव्यमान संख्या सेम रहता तो उसको आइसोबार बोला जाता, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ आइसोबार किसको कहेंगे, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोप क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और आइसोटोन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तीनों एक्सप्लेन कर दिए, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग लिख के रख लीजिएगा जो मैंने बताया, ताकि हो सकता है नेक्स्ट बार में वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। तत्व ए बी सी तथा डी की परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13, 15 एंड 3 है, तो तत्व जो कि कैटाइन नहीं बना सकते। देखिए सबसे पहले जो भी तत्व है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, ए का क्या है 12 एटॉमिक नंबर, तो इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, तो क्या होगा 282 होगा, ठीक है, 282 होगा। तो ये तो कैटाइन बना ही सकता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, दे सकता है, ठीक है, या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो बनाएगा ही ना, +1 चार्ज बनाएगा, और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 चार्ज बनाएगा, तो ये तो बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया जो कैटाइन नहीं बना सकता, तो ऑप्शन 1 तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी क्यों चेक करते हैं, बी कितना है, बी का एटॉमिक नंबर 13 दिया हो, तो इसको कीजिए 28 क्या हो गया 3, ये भी तो है कैटाइन बना सकते हैं, मतलब कि 3 है वैलेंसी, तो 3 मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब कि वही जो एलिमेंट है कैटाइन नहीं बना सकता जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जिसका वैलेंसी 4 से ज़्यादा होगा, 4 या 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए सी को चेक करते हैं, सी कितना है 15 है, तो देखिए 15 2 8 क्या हो गया 5, देखिए 4 से ज़्यादा हो गया, मतलब कि ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो वो तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, मतलब कि वो एनायन बनाएगा, कैटाइन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर बोला कैटाइन कौन नहीं बना सकता, ये तो कैटाइन नहीं बना सकता, ये एनायन बनाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 63। सल्फाइड आयन H2 माइनस संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या, संयोजकता के बारे में बता दिए कि जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल करता है उसी की संख्या बोला जाता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। तो पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसको यदि हम लोग कीजिएगा तो 28 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन H2 माइनस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितना हो जाएगा बताइए। पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, तो H2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो चुका, मतलब कि 18 हो गया। तो 18 को किस तरह लिख सकते हैं, 288 लिखेंगे 18 को, अब 18 हो गया 288 लिखेंगे। तो बताया मैंने क्या बताया कि जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वही चीज़ पूछा जा रहा है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख रहे हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 8 दिख रहा है,
यदि सल्फर में सिर्फ पूछता तो उसमें 6 होता, लेकिन H2- में पूछा तो 8 होगा। H2- में 8 क्यों होगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, 2- है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा। 16 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कितना होगा? 18 होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा। 8 किसमें? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होती है, देखिए एक होती है, वो क्या बनाएगा? वो तो कैटायन बनाएगा। और वो क्या होता है? उसी को धातु बोला जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु किसको बोला जाता है? जिसका संयोजकता 4 से कम होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। धातु हमेशा क्या होता है? जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन आयनिक यौगिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड? कौन सा आयनिक कंपाउंड ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर तो आप लोग दिख रहा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। KCl, जो कि K+NCl- से होता है, जिसमें आयनिक यौगिक कैसे पहचानता है? जिसमें चार्ज आप लोग को दिख रहा होगा, प्लस माइनस का चार्ज दिखेगा, वही आप लोग का आयनिक यौगिक बनाता है। CO2 क्या है? CO2 तो कोवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, CO2 कोवेलेंट हो जाएगा, तो ये तो आयनिक है नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सोडियम परऑक्साइड है? सोडियम परऑक्साइड का आप लोगों को फॉर्मूला पूछा जा रहा है। सोडियम परऑक्साइड क्या होगा? जिसमें सोडियम होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। सोडियम परऑक्साइड ये हो गया Na2O2। Na2O2 किसमें? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को पूछा जा सकता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सोडियम परऑक्साइड Na2O2। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना होगा। परऑक्साइड देखिए 3 तरह का होता है, ये तो मैं आप डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये 11 का टॉपिक है। परऑक्साइड होता है, आप लोग को याद रखना है सिंपली। ठीक है, परऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होता है, एंड सुपर ऑक्साइड होता है। ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए। तो आप लोग का इसका आंसर जो है 66 का ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या कहा जाए? देखिए इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय संयोजक बंध है? मतलब कि आप लोग को कंटेंस कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कहा जा रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए और उसमें पोलैरिटी होना चाहिए। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें डाइपोल मोमेंट से हम लोग देखते हैं, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का, और आप लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते नहीं होंगे तो मैं इसमें बता देता डाइपोल मोमेंट कैसे देखते हैं। यदि डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, यदि म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, पोलर है। और डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। ठीक है, इसको नॉन पोलर बोलते हैं। और जो म्यू इक्वल टू नॉट 0 होता है तो उसको बोलते हैं पोलर। तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम करते हैं, लेकिन वो सब आप लोग को देखना नहीं है। आप लोग को इसमें ये देखना है कि हमेशा पोलैरिटी वहाँ पे होता है जहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जहाँ डिफरेंस होता है वहीं पे पोलैरिटी आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में आप लोग को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन देखिए 2 बॉन्ड इधर बनाएगा और 2 लोन पेयर आप लोग का जो है देखने को मिलेगा। 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ से आप लोग को इस तरह से होगा डाइपोल मोमेंट, और यहाँ से आप लोग का इस तरह से होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोग को पोलैरिटी दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मैं इसको आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग का जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, चार्ज बनेगा, मतलब कि वहीं पे आप लोग का पोलैरिटी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी में ये चीज़ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक के महत्वपूर्ण घटक सदस्य है। मतलब कि एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू। तो देखिए कार्बनिक यौगिक मतलब कि जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है? कार्बन ही है। और कार्बन किस ग्रुप से लाई करता है? ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 किसमें? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण घटक कौन सा सदस्य से लाई करता है? महत्वपूर्ण घटक कौन है? कार्बन ही तो है। कार्बन ही तो एक एलिमेंट है जो लगभग सारा कार्बन ही तो है। मतलब कार्बन जिस एलिमेंट के साथ जो भी बॉन्ड बनाता है उसी को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। कार्बनिक आप लोग का ये कंपाउंड बोला जाता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। तो कार्बन तो हमेशा रहता है, तो कार्बन ही तो महत्वपूर्ण घटक हुआ, मतलब कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हुआ। तो इसका मतलब कि ये किस में लाई करता है? ऑप्शन बी यानी ग्रुप 14 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम? मतलब कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लास्ट सेल में किसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेगा, वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए सोडियम का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। पहले तो आप लोग एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं 281। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी को बोला जाता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसका ज़्यादा है वही पूछा जा रहा था। तो सोडियम का तो 1 हो गया, एंड उसके बाद आप लोग का एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर आप लोग पढ़े होंगे 13, एंड इसको कीजिएगा तो क्या होगा 28, एंड यहाँ पर 3। उसी तरह आप लोग क्या है सिलिकॉन, इसका तो 14 हो जाएगा, तो इसका बैलेंस में कितना होगा 4 होगा। उसी तरह फास्फोरस इसका 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है? 5 यहाँ दिख रहा होगा फास्फोरस में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा जा रहा है इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा? तो सबसे पहले मैं एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जो इसको परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। आप लोग यदि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो जो परमाणु त्रिज्या है यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो घटता है, डिक्रीज होता है। और ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो आप लोग का जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, मतलब कि इंक्रीज होता है। क्या बताया कि यदि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप लोग का एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, और ग्रुप में नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। बाकी अब देखिए ये चारों एलिमेंट को आप लोग सजा दीजिए कहाँ कहाँ पे उसका
जगह है, सोडियम यहाँ होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम होता है। तो अभी बताएं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस, मतलब कि सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से, उसी तरह कैल्शियम बड़ा होगा आप लोग ये सॉरी पोटेशियम बड़ा होगा कैल्शियम से। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इससे बड़ा तो ये है और इससे बड़ा ये है, मतलब कि ये दोनों में ही कोई बड़ा होगा, ये दोनों में ही कोई बड़ा होगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग को बताया ना कि ग्रुप में यदि नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो यानी कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो आप लोग का देखिए किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है पोटेशियम, तो पोटेशियम इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ रहा था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का होता है। उसी तरह आप लोग को यदि एल्किन का पूछता तो CnH2n होगा, एंड आप लोग एल्काइन का पूछता तो CnH2n-2 होगा। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना। तो इसका आंसर जो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड पूछ रहा, तो इसका तो CHO होता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसमें आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता तो COOH होता है, एंड अल्कोहल पूछता तो OH होता है। तो मतलब कि आप लोग को फंक्शनल ग्रुप का याद रखना है कि किसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्किन माना जाता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पैराफिन। एल्किन जो है पैराफिन माना जाता है, एल्किन को माना जाता है पैराफिन, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, मतलब कि द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है वो पूछा जाता है। तो ये तो बॉक्साइट आप लोग को याद होगा, बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो अयस्क वाला भी आप लोग याद रखना है, और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ओर्स से रिलेटेड। ठीक है, 75 की ओर चलते हैं, एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक देता है जिसका द्रव्यमान उच्च होता है और जल में घुलनशील होता है। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे, जो कैल्शियम है वही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CaO बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। वही उसका द्रव्यमान क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, और वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कैल्शियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रक्रिया देता है। तो ये देखिए ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोग के लिए बनाया था ट्रिक। ठीक है, कौन सा ट्रिक बनाया था, कृष्णा को मांग वालो जाने में पैसा भी है, क्योंकि दिया जाएगी, जो कि आप लोग का क्रियाशील क्या बोलते हैं उसको, क्रियाशील समूह का जो एक ट्रिक रहता है ना, कि कौन सा तत्व किससे ज़्यादा क्रियाशील है, उसको प्रतिक्रियाशील है, वो उसी पर आप लोग का एक ट्रिक बनाए थे। तो उसको यदि नहीं देखेंगे तो उसको देखिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, वही तत्व दूसरे तत्व के आप लोग का यौगिक से विस्थापित कर सकता है जिसका क्रियाशीलता दूसरे तत्व से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तांबा और सोडियम है ना, NaCl है, तो NaCl का घोल है, तो सोडियम ये सॉरी तांबा जो है सोडियम को तभी विस्थापित कर सकता है जब तांबा सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए। लेकिन इसमें तो जो है तांबा सोडियम से कम अभिक्रियाशील होता है, कम रिएक्टिव होता है, तो इसके कारण से ये जो है विस्थापन प्रक्रिया नहीं दे सकता। उसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील होता है, एंड उसी तरह चांदी जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी तरह लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपर है वो आप लोग का Ag से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि आप लोग ट्रिक में जाएंगे तो क्योंकि Hg आ जाएगी, इस तरह से मैंने बताया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो। तो देखिए 77 में क्या कहा जा रहा है, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, जो मोलिकुलर फार्मूला है वो आप लोग का सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, इसी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोटॉप के बारे में ऑलरेडी बता दिए थे, आइसोबार के बारे में भी बता दिए थे, आइसोटोन के बारे में भी बता दिए थे। तो इसका आंसर आप लोग आइसोमेरिज्म होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये डिफरेंट आप लोग का जो कुछ भी डिफरेंट हो जाएगा, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म सिर्फ दिया तो आइसोमेरिज्म हम लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 IPC ने हम पूछा जा रहा है CH3O C2H5। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं 78 का। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मिथेन दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन किसमें, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा 78 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। यौगिक जो क्रियाशील प्रतिक्रिया में भाग लेता वो है, तो इसका आंसर आप लोगों को 79 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, C2H2। ठीक है, C2H2 यही जो है क्रियाशील योगशील प्रतिक्रिया में जो है भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन विनेगर है जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिख रहा होगा CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। साबुन एल्काइल हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो कि 81 का ऑप्शन सी सही होगा, ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस द्वारा जो है साबुन एल्कलाइन बनाया जाता है, मतलब कि एल्काइन बनाया जाता है, अल्कलाइन बोलते हैं इसको, अल्कलाइन मतलब कि इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, या फिर कम बेसिक होता है, बेसिक कम होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको बनाया जाता है ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, जो कि सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। हार्ड वाटर रहेगा तो आप लोग ठीक से साबुन वहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं उसको, साबुन झाग सही से नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर रहना चाहिए। तो किसमें सॉफ्ट वाटर होगा बताइए, नल के पानी में, वर्षा के जल में, हैंडपंप में, या कुआं में, बताइए किसमें होगा। तो 82 का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें जो है आयन मिले हुए नहीं रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम के सल्फेट आयन हो जाएगा, या फिर
आप लोग क्लोराइड आयन होने से आप लोग का जो है हार्ड वाटर बन जाता है। तो वर्षा का जल तो शुद्ध होता है जैसे कि आप लोग पता है, इसलिए यही आप लोग को फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या कहा जा रहा है, साबुन निर्माण प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है साबुन निर्माण प्रक्रिया में, वही आप लोग को पूछा जा रहा है। तो 83 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। हाइड्रोकार्बन है नेक्स्ट क्वेश्चन 84, हाइड्रोकार्बन क्या है वो चीज़ हम लोग को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा जल में अघुलनशील, मतलब कि आप लोग का जो पानी में है वो घुलता नहीं है और कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, जैसे CH3 हो गया हाइड्रोकार्बन है, CH4 हो गया, सॉरी CH4 बोल सकते हैं, CH3 तो आप लोग का मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, CH4 हो गया आप लोग, उसी तरह C2H6 हो गया, कुछ भी हो सकता है उसमें, वही उसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो जल में अघुलनशील मतलब कि घुलता नहीं है। तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन। एसिटिलीन कौन देता है यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका आंसर जो है 85 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा CaC2। CaC2 जो है आप लोग हाइड्रोलिसिस करने पर एसिटिलीन देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग को चलते हैं, एसिटिलीन IPC नामांकन है, द IPC नेम ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का क्या होगा IPC नेम, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। बी क्यों होगा, पहले एसिटिलीन किसको बोलते हैं वो समझिए। एसिटिलीन इसी को बोला जाता है, इसी को एसिटिलीन बोला जाता है। ठीक है, C2H2 को ही एसिटिलीन बोला जाता है। तो इसका आप देखिए IPC नेम क्या होगा, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या लगता है, ईथ लगाते हैं दो कार्बन के लिए। एंड आप लोग का यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आयन लगाते हैं, इथाइन हो जाएगा, इथाइन लिखना चाहिए, आयन लिख दिया, इथाइन होना चाहिए, इथाइन। ठीक है, इथाइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो डबल बॉन्ड रहता है तो क्या आप लिखते हैं डबल, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, इन क्या पढ़े, इन एन आइन पढ़े हैं। सिंगल बॉन्ड रहता है तो जैसे सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको इथेन बोलते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो इथेन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन बोलेंगे। ठीक है, तो इथाइन किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में सही लिखा इथाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 87, एल्यूमिनियम कार्बाइड के जलीकरण से गैस बनता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड द गैस फॉर्म, मतलब कि एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा गैस बनेगा, वो चीज़ आप लोग को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 87 का ए सही जवाब होगा मीथेन, CH4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें कहा जब इथिलीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करता है, तो जब इथिलीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एटलीस्ट देन क्या होता है, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो 88 का आप लोग का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, इथेन गैस निकलता है। ठीक है, C2H6 जो गैस है वो निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 89, NaCl का रवा बना होता है, रवा क्या बोलते हैं, NaCl क्रिस्टल, देखो इसको क्रिस्टल बोला जाता है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हिंदी में, क्रिस्टल बोला है। NaCl क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है NaCl क्रिस्टल, ये चीज़ हम लोग को पूछा जा रहा है। तो 89 का क्या होगा, Na प्लस और Cl- से ही तो बना जाता है NaCl का क्रिस्टल, Na प्लस एंड Cl- मिलकर ही NaCl बनाता है, NaCl का क्रिस्टल बनाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो ये बराबर होगा। देखिए इसको कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में। यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने बोलेगा, तो हम लोग 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। उसी पर केल्विन को यदि डिग्री सेल्सियस में लाना है तो 273 माइनस कर देते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। तो ये तो केल्विन में है तो इसमें 273 हम लोग माइनस करेंगे, तो 268 में 273 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना। तो -5 किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है। ये तो आप लोग को बाय डेफिनेशन आप लोग को याद ही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज स्टेट ऑफ एनर्जी, इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट इसको बोला जाता है हिंदी में, जिसको गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 92, ग्रीष्मकाल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस कारण से, मतलब कि ग्रीष्मकाल में जो घड़ा में रखा पानी होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, किस वजह से ऐसा होता है ये आप लोग को पूछा जा रहा है। तो 92 का ऑप्शन डी से जो होगा वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन के कारण ही घड़ा में रखा पानी जो है वो ठंडा रहता है गर्मी के मौसम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताया, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस में यदि 273 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 298 बनेगा। उसी तरह आप लोग 38 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए 38 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ पे 3 है, 311 आएगा, 311 देखिए तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ना 298 आ गया, उसके बाद 311, 66 डिग्री ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 273 में 66 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 339 आएगा, 339 है, मतलब कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 94 की ओर चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, जो बोला जा रहा कौन सा तत्व नहीं होगा, इनमें से कौन तत्व नहीं है। तो देखिए बताइए क्या होगा, कौन सा तत्व नहीं है बताइए, क्या ग्रेफाइट तत्व है, ग्रेफाइट के बारे में तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, कार्बन पढ़े होंगे, कार्बन का ही जो आइसोटोप होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन ए सही जब होगा। बाकी सिलिका है या सिलिकॉन है, ये कार्बन का आइसोटॉप है। ठीक है, 94 में कार्बन का आइसोटॉप इसको बोल सकते हैं, इसको तत्व बोल सकते हैं क्योंकि ये कार्बन ही होता है, ये एक तरह का कार्बन ही होता है। जर्मेनियम भी आप लोग एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, लेकिन सिलिका आप लोग को नहीं पढ़े होंगे, हमको लगा सिलिकॉन लिखा, सिलिकॉन तो यहाँ पर लिखा, तो सिलिका इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन मेटेलॉइड नहीं है? तो मेटेलॉइड कौन नहीं बताइए। ये तो आप लोग याद रखे होंगे कि मेटेलॉइड कौन है, मेटेलॉइड कौन नहीं। आप लोग मेटेलॉइड कौन है उसका याद रखना ट्रिक भी बता दूंगा एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो बना के ला दूंगा। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा गैलियम, बाकी सारा जो है मेटेलॉइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन यौगिक है? ठीक है, इनमें से कौन कंपाउंड है ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड? तो इनमें एक से अधिक आंसर होगा, एक से अधिक, क्योंकि देखिए CO भी एक तरह कंपाउंड है। कंपाउंड क्या बोलते हैं, यौगिक किसको बोला जाता है? एक से अधिक तत्व होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक तत्व होना चाहिए और मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक और कुचालक है? देखिए अच्छा सुचालक और कुचालक दोनों होना, अच्छा सुचालक और कुचालक, देखिए इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लिखा हुआ। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज, अच्छा ये चीज़ पूछा जा रहा है। अच्छा ये ना को पढ़ा ही नहीं, मतलब नाइदर गुड कंडक्टर नॉट गुड इंसुलेटर, ये पूछा जा रहा है। मतलब कि ना तो विद्युत का अच्छा सुचालक हो, ना ही कुचालक हो, ना ही अच्छा कुचालक हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा 97 का आप लोग का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब ये मेटोलाइट होना चाहिए, मेटोलाइट होगा, ना तो नॉन मेटल ना तो मेटल, दोनों की तरह कार्य करता मेटोलाइट होना चाहिए। इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। तो दही का बनना तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनता है, उसके बाद वापस दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन बोला रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं, वो पूछा जा रहा है। केले का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन, क्या नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन रासायनिक अभिक्रिया है? यही तो नहीं है ना, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी कि नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन होने पर वो कुछ और फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते उसी फॉर्म में। फोटो फ्रेम में जंग लगना, फोटो फ्रेम में जंग लगना, इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है। 98 में थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है। फोटो फ्रेम में जंग लगना, फोटो फ्रेम मान लीजिए ये मेटल का बना हुआ रहेगा, तब जंग लगेगा तब तो वो मेटल ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट वाला है, लेकिन मेरे अनुसार नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन यदि होगा तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं उसको बोला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी भी हो सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन सेट किया गया। 99 के चलते हैं, इनमें से कौन सस्पेंशन हो सकता है? तो ऑप्शन आप लोग का 99 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मैग्नीशियम का मिल्क, मैग्नीशियम मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मिल्क क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल है? वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड। ये सारा कुछ आप लोग का जो है 9th क्लास का क्वेश्चन दिया गया, तो 9th को भी आप लोग को पढ़ना जरूरी है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो गया, पीतल, जिसको बोला जाता है ब्रास। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। जल्दी ही आप लोग का जो मैथ्स का भी है वो भी लेकर आऊँगा, आज ही आप लोग का जो अपलोड कर दूँगा मैथ्स का भी। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर।